मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। अब भारत के तमाम छात्रगण जो कि गवर्नमेंट जॉब के प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी हेतु संलग्न है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, राज्य की प्रशासनिक सेवा हो, या एसएससी का सीपीओ हो, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा, चाहे बीएड इंट्रांस एग्जामिनेशन ही क्यों, जहां जहां समान अध्ययन पूछी जाती है, उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नावली श्रृंखला जिसका नाम ही है सुनील जी जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके तहत मैं 8वां अंक लेकर के हाजिर हूं। बिना राग लपेट के मैं शुरुआत कर रहा हूं कि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो बराबर आपको प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, गोल्डन प्रश्न। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे। दो भाई नाम न याद रहे तो चिलम एवं हुक्का याद रखिएगा। हरिहर एवं बुक्का। लेकिन कभी भी बिहार में गांजा चिलम में भर करके पीते हैं, ये नशा है। जो हुआ नशा का शिकार, उसका उजरा घर परिवार था। हरिहर एवं बुक्का याद रखिएगा, दोनों भाई का नाम। ये याद रखने का मैंने आपको एक टेक्निक्स बतलाया। तो ये 1336 ईस्वी में अपने एक गुरु उनके थे, उनका नाम था विद्यारण्य। ये संत थे। इनके ही मार्गदर्शन में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक वंश का था, जिसको पगला शासक भी हम लोग कहते थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ये उस तुगलक वंश से अलग होकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो ये अत्यंत महत्व। अब अगला उससे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई एग्जामिनेशन में, कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछ चुका है, ये आपका प्रतियोगी परीक्षा का हम कहेंगे कि दिलीप कुमार हैं। तो दिलीप कुमार जो हमने एक प्रतीक रूप में इस्तेमाल किया, इतना महत्वपूर्ण। पूना पैक्ट किस तिथि को हुई? पूना पैक्ट किस तिथि को हुई और किनके बीच हुआ था? तो उत्तर जान लीजिए। पैक्ट मीन्स होता है संधि। पूना स्थान का नाम है। चूंकि यह संधि पूना में हुई थी, तो इस स्थान के ही नाम पर इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में, इसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना पैक्ट संपन्न पूना में यरबदा जेल पड़ता है, यरबदा सेंट्रल जेल में यह संपन्न हुआ था। अब आता है कि ये जेल में कैसे कोई संधि संपन्न हो सकती है, जेल में कैसे कोई पैक्ट हो सकता है? तो उस समय महात्मा गांधी पूना के यरबदा सेंट्रल जेल में ही कैद थे। प्रसंग ये है कि जब महात्मा गांधी पुणे के यरबदा जेल में कैद थे, उसी समय अंग्रेज ने एक गेम प्लान खेला और उसने दलित को प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत उसको पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दे दिया। महात्मा गांधी तो सिर पीट लिए, इसलिए कि महात्मा गांधी ने अंग्रेज के फूट डालो और शासन करो की नीति से वाकिफ थे। वो पूर्व में ही मुस्लिम लीग का गठन करके, जो अंग्रेज ने गठन करवाया था मुस्लिम लीग का, और हिंदू मुस्लिम के बीच धीरे धीरे वो खाई बढ़ा रहे थे, और महात्मा गांधी इस बात से भली भांति वाकिफ थे। और वो एक तो इस हिंदू मुस्लिम के बीच के खाई से परेशान थे, और जब उन्होंने देखा कि अब दलित के भी बीच ये खाई पैदा कर रहे हैं, हिंदू धर्म में भी खाई पैदा कर रहे हैं, तो वो जेल से ही आमरण अनशन शुरू कर दिए। उन्हें ये डर लगने लगा कि कहीं ये देश को और भी खंडित करने की चाल ना हो। तो वो इसके कारण क्या हुआ कि जब जेल से ही आमरण अनशन शुरू कर दिए, तो भीमराव अंबेडकर पर दबाव पड़ा और वो पैक्ट के लिए तैयार हुए। तो पुणे के यरबदा जेल में मिलने का प्रोग्राम हुआ, और फिर वहां पर महात्मा गांधी ने आग्रह किया, और भीमराव अंबेडकर दलित पृथक निर्वाचन क्षेत्र का जो अधिकार था उनको वापस लेने के लिए तैयार हुए। लेकिन पैक्ट के तहत ऐसा हुआ कि नहीं दलित के लिए अब एक आता है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र का ये क्या है, दलित के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्या था? तो उसके लिए ये था कि दलित के लिए अलग विधानसभा होगी, उसमें दलित ही खड़ा होंगे, दलित ही वोट करेंगे, दलित ही जीतेंगे, और वो अपना सब कुछ। तो यहां से महात्मा गांधी को, या
बुद्धिजीवियों को डर ये था कि इससे देश विभक्त हो जाएगा, और देश विभक्त हो जाएगा और हिंदुस्तान और खास करके भारत ये विभक्त हो जाएगा। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये विभाजन की प्रणाली आप छोड़िए। हाँ, ये है कि दलित यदि पिछड़े हुए हैं तो उनके लिए सीट सामान्य ही निर्वाचन प्रणाली में उनके लिए सीट आरक्षित जो है उसमें हमको संख्या बढ़ा देते हैं। तो 71 से बढ़ा करके 148 स्थान उनके लिए सुरक्षित किया गया था। ये एक बार बिहार प्रशासनिक सेवा के एग्जाम में पूछा भी था। तो 71 से बढ़ा करके कुल कितना सीट कर दिया गया था पूना पैक्ट के तहत दलित के लिए? तो 71 के बदले 148 कर दिया गया था। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, गोल्डन प्रश्न, ललन टॉप प्रश्न कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी इन्होंने पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किताब में पहली बार इन्होंने ये बतलाया था कि अंग्रेज भारत का शोषण कर रहे हैं। इसके पहले अंग्रेज ये कहते थे कि ये भारत का शिक्षा के क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, भारत को ये प्रशासन की नई नई विधाओं से ये परिचित करा रहे हैं। इन्होंने ही न्यायपालिका दिया, इन्होंने ही कॉलेज प्रणाली शुरू की, इन्होंने ही कई चीज वो अंग्रेज कहा करते थे और कहते थे कि भारत आर्थिक क्षेत्र पर विकास कर रहा है। लेकिन वास्तविकता ये थी कि दादा भाई नौरोजी ने समझाया इस पुस्तक के माध्यम से, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में, कि ये उपनिवेशवाद ब्रिटेन भारत को निचोड़ रहा है, सोख रहा है, और भारत का कच्चा माल लेकर के ब्रिटेन में जाकर के फिर उसको औद्योगिकरण के प्रक्रिया के तहत माल तैयार करके और फिर भारत के बाजार में उसको बेचता भी, भारत और पिछले देश के बाजार में बेचता भी है। ये औद्योगिकरण का एक उपनिवेश के रूप में दोहन कर रहा है और भारत इससे गरीब होते जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय भारत की व्यक्ति का बहुत कम है, और इन्होंने समझाया और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इसी किताब पर प्रकाश डाला। और पहली बार दादा भाई नौरोजी ने इस पुस्तक में प्रकाश डाला कि अंग्रेज वास्तविक में स्पंज जैसे भारत का आर्थिक दोहन कर रहे हैं और आर्थिक इसको रक्त के रूप में सोख रहे हैं, जो की तरह वो निचोड़ रहे हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, जो कई आपको प्रतियोगी परीक्षा में गवर्नमेंट जॉब में पूछा है, आगे भी पूछेगा, तय मानिए आ गया। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? तो सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। लाल सागर और भूमध्य सागर की ये एक मैन मेड नहर है। मैन मेड मीन्स कि लोग इसको निर्मित किए थे, और इसको निर्मित करने में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह नहर 168 किलोमीटर लंबी, 60 मीटर चौड़ी और लगभग 16.5 मीटर गहरी है। और इसके बनाने से सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि ये अब पहले जो एशिया यूरोप से आते थे या उत्तर अमेरिका से आते थे, तो उनको 6-6 हजार किलोमीटर अफ्रीका से घूम करके आना पड़ता था। तो अफ्रीका से घूम करके आना पड़ता था समुद्री मार्ग के माध्यम से, तो व्यापार काफी महंगा हो जाता था, आने में समय लग जाता था। लेकिन अब जो ये कैनाल बना दिया गया, ये सुएज नहर बना दिया गया, जिसके कारण 6,000 से 7,000 किलोमीटर की दूरी घट गई। तो इसलिए ये सुएज नहर अत्यंत महत्वपूर्ण नहर था। इससे यूरोप, इससे उत्तरी अमेरिका से आने में बहुत ही छोटा सुगम व्यापारिक मार्ग तैयार हो गया, और व्यापार और वाणिज्य के दृष्टिकोण से यह मील का पत्थर साबित हुआ। तो सुएज नहर, चूंकि उसको सुएज कैनाल कंपनी ने बनाया था, इसलिए उसका नाम ही सुएज नहर डाल दिया गया, और इस पर नियंत्रण मिस्र का है। अगला वीवीआई क्वेश्चन, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन सी नदी भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो उत्तर होगा माही नदी। अब यहां पर मस्तिष्क में आपको ध्यान रखने वाली एक बात है कि कर्क रेखा कोई वास्तविक रेखा नहीं है, और इसको माही नदी ऐसी नहीं कि जैसे कोई कैंची से काट दे, जी नहीं। काटने का अर्थ यहां यह हुआ कि माही नदी उस कर्क रेखा, काल्पनिक रेखा से एक बार गुजरती होगी। चूंकि नदी सर्पिली होती है और एक बार कहीं दूर छोर से फिर अपना मान लीजिए वापस आती है, चूंकि नदी सर्पिली होती है, इस तरह की होती है, तो वो एक बार उससे गुजरती होगी, फिर दूसरे बार कहीं सर्पिली आकार होकर के वापस होती होगी। तो माही नदी इसका उत्तर है। यह आपको सामान्य प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है। अगला बेहतरीन प्रश्न, जो
जो आपको उच्च स्तर के प्रतियोगी परीक्षा में प्रायः पूछा करता था। ये राज्य की प्रशासनिक सेवा के लेवल के लिए इसको मान सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद संख्या 143 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि उच्चतम न्यायालय से या सर्वोच्च न्यायालय से किसी विषय पर परामर्श ले सकता है, लेकिन यहां पर सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने को राष्ट्रपति को बाध्य नहीं है। साथ में यह भी ध्यान रखिएगा कि यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श जो देगा वो राष्ट्रपति भी मानने को बाध्य नहीं है। अब यहां पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्यों सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के मांगे गए परामर्श को किस परिस्थिति में इनकार भी कर देते हैं या ना देते हैं? जब मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न हो जिससे राष्ट्रीय एकता का कोई प्रश्न चिन्ह लग जाए, जिससे कोई धार्मिक भावना का मान लीजिए कोई पहलू प्रभावित हो, तो वो ना भी दे सकते हैं और राष्ट्रपति दिए गए परामर्श को न भी मान सकते हैं। वो उनके विवेकाधिकार पर है, निर्भर है। तो अनुच्छेद 143 143 इसको याद रखेंगे छात्रों। अभिलेख न्यायालय की अवधारणा क्या है? अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, लाजवाब प्रश्न, लल्लन टॉप प्रश्न। तो इसमें अभिलेख न्यायालय कहते हैं उसको कि उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय इस मामले में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के दिया गया एक एक फैसला, एक एक उसमें उसको साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वो एक नजीर के रूप में काम करता है। आप अन्य न्यायालय या निचले न्यायालय या उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय में आप उसके दिए गए फैसले को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, अर्थात कि वो रिकॉर्ड होता है। इसीलिए उसको अभिलेख न्यायालय कहा जाता है और उसको एक तरह से कानून का ही दर्जा प्राप्त मिल जाता है, उसको साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक समान स्तर का प्रश्न जो छोटे आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा, समान गवर्नमेंट जॉब के एग्जामिनेशन पूछेगा, लोकसभा के लिए सर्वाधिक आवंटित सीट किस राज्य के लिए है? तो जैसा कि अनुभव से जानते हैं कि जिस राज्य की जितनी अधिक जनसंख्या होगी उसके लिए उतना ही अधिक सीट उसमें आवंटित किया गया था। 1971 में ही ये आवंटन उसी समय के अनुसार है, क्योंकि अभी 2026 तक इसमें बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है। तो उस समय तो खैर छोड़ दीजिए, अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लोकसभा के लिए 80 सीट आवंटित है। हाँ, उत्तराखंड जब बंटवारा नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड था, तो उस समय 85 था, लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि उत्तराखंड बंटने के बाद कुछ सीट घटी और अभी 80 लोकसभा के सीट के लिए इनको दी गई है। उत्तर प्रदेश में आवंटित सीट है। अगला बेहतरीन प्रश्न, इसको जीएस का अमिताभ बच्चन कहेंगे। बहुत बार पूछा है, अनगिनत बार पूछा है कि ध्वनि के चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि के चाल पर उत्तर जान लीजिए, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब को बढ़ावे घटावे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्वनि की चाल पर कोई अंतर न पड़ेगा। लेकिन यहां आपको मस्तिष्क में एक बात और बिठा लेनी है कि यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड का हम ताप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उस स्थिति में 0.61 मीटर प्रति सेकंड, 0.61 मीटर प्रति सेकंड उसकी गति बढ़ जाएगी। अगला जो कि जीएस की कैटरीना कैफ हम मान सकते हैं कि नाभिकीय विखंडन क्या है? नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन। ऐसा था कि पहले वैज्ञानिक ये मानते थे कि हम मान लीजिए कि किसी चीज को यदि छोटा करते हैं, यदि बड़े से सोने के टुकड़े को छोटा करते हैं तो छोटा सोना का टुकड़ा बन जाएगा, उससे छोटा करते हैं तो और छोटा लघु सोना का टुकड़ा बन जाएगा, उससे भी छोटा करेंगे तो अत्यंत लघु। लेकिन सोना का नेचर नहीं बनेगा, वो नेचर नहीं बदलेगा, गोल्ड गोल्ड ही रहेगा, सिल्वर सिल्वर ही रहेगा। लेकिन नाभिकीय विखंडन ने तो कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। इसने कहा कि जब भारी या जब बड़े परमाणु संख्या वाले इसमें तत्व पर जैसे यूरेनियम हुआ, प्लूटोनियम हुआ, इस पर न्यूट्रॉन की जबरदस्त गति से बमबारी करते हैं, तो उस स्थिति में नाभिकीय विखंडन हो जाता है और 2 अलग अलग प्रकार का तत्व बन सकता है, जिसके नेचर अलग होंगे, जिसका व्यवहार अलग होगा, जिसका गुण अलग होगा। ये एक अलग तरह की सोच अवधारणा, और इस प्रक्रिया में अनगिनत ऊर्जा, अपार ऊर्जा मुक्त होती है। यही नाभिकीय विखंडन। इसी से भी परमाणु ऊर्जा के द्वारा
बिजली भी पैदा की जाती है। तो सबसे पहले नाभिकीय विखंडन का काम अमेरिकी वैज्ञानिक स्ट्रॉसमैन और हॉर्न ने दिखाया था, और जिसमें यूरेनियम 235, यूरेनियम का 235 और 239, हम जानते हैं कि दो आइसोटोप्स होता है, तो यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की बमबारी करके नाभिकीय विखंडन को दिखलाया था। तो इसी को हम लोग न्यूक्लियर फिजन भी कहते हैं। और जब संलयन करते हैं तो उसको, संलयन एक अलग चीज है, संलयन जिसको हम आपको पीछे के एक आपको सुनील जी जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बतला चुके थे। तो वो जैसे सूर्य में विशाल ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन का कारण होता है, कई कंपटीशन में पूछ चुका है, तो वो एक अलग टॉपिक है, या फिर कभी मैं आपको आगे बतला दूंगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, गोल्डन प्रश्न, प्रोड्यूसर गैस क्या है? कई बार पूछा है। प्रोड्यूसर गैस किन किन गैस का मिक्सचर होता है? तो प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है। इसका उष्मीय मान 1100 और 1750 किलो कैलोरी के बीच होता है। इसको कांच और इस्पात उद्योग में प्रयोग करते हैं, और जब हम भाप को लाल तप्त कोक पर प्रवाहित करते हैं तो प्रोड्यूसर गैस उत्पन्न होता है। कई सारी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा है। और अंतिम बेहतरीन लाजवाब प्रश्न जो समान अध्ययन का, इसको हमें हेमा मालिनी माने तो कोई दिक्कत नहीं, कि पारिस्थितिक तंत्र का, परितंत्र का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो पारिस्थितिक तंत्र का, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इकोसिस्टम, टेंसले ने प्रयोग किया था। आर्थर टेंसले ये ब्रिटेन के पारिस्थितिकविद थे। 1935 में इन्होंने इसका प्रयोग किया था। अब आता है कि पारिस्थितिक है क्या, इकोसिस्टम है क्या? तो ऐसा मानना है कि प्रकृति में हर, चाहे मानव हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर में आपको रेंगने वाले जानवर हो, जलीय जीव हो, चाहे किसी भी तरह के जीव हो, हर अवयव महत्वपूर्ण है। यदि हम किसी एक अवयव को समाप्त कर देंगे, जंगली जानवर को समाप्त कर देंगे, उसका भी प्रकृति पर प्रभाव पड़ेगा। पेड़ का, यदि हम हरियाली का, पेड़ पौधे का उन्मूलन करते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। हम किसी भी पक्ष का, जो प्रकृति ने हमको संतुलन दिया है, उसका यदि हम किसी एक पक्ष को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमें ही झेलना पड़ेगा। बाढ़ हो, सुखाड़ हो, तूफान हो, चक्रवात हो, ये सब इन्हीं का दूरगामी परिणाम है। चाहे वायुमंडलीय परिवर्तन हो, चाहे बढ़ते हुए उष्मा की स्थिति आए, इन्हीं सब के कारण है। इसलिए इकोसिस्टम को बैलेंस रखे, यही टेंसले का कहना था। इस तरह से मैं सुनील जी इस 8वें अंक में, सुनील जी जीएस महत्वपूर्ण श्रृंखला 8वें अंक में यही विदा ले रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक भ्रम मिटा देना चाहता हूं। एक आपको ये उठा है कि रेलवे की वैकेंसी बंद कर दी गई है, बिल्कुल बंद कर दी गई है। आप ध्यान रखिएगा, ऐसा ये पूर्ण सत्य नहीं है। वैकेंसी कभी भी बंद नहीं, पूर्ण बंद की जाती है। तात्काल कोरोना संकट के कारण, चूंकि आर्थिक संकट है, इसलिए रेलवे की वैकेंसी के लिए कुछ दिनों के लिए रोक लगाई गई है। जैसे ही कोरोना का संकट काल समाप्त होगा, फिर नॉर्मल फेज में आवेंगे। फिर सरकार के पास जब आर्थिक समृद्धि आवेगी तो स्वाभाविक है कि कभी भी कोई वैकेंसी बंद नहीं होती है। क्या आप एक बात बतलाइए कि सेना का वैकेंसी बंद किया जा सकता है? जी नहीं। क्या एसएससी की वैकेंसी बंद की जा सकती है? जी नहीं। क्या पीसीएस की वैकेंसी बंद की जा सकती है? जी नहीं। तो आप इन सब से रत्ती भर भी प्रभावित ना, किसी भी समय आपको वैकेंसी, आपको देर सवेर निकलता है, और जो तैयारी करने वाले रहते हैं वही गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट भी होते हैं। इसलिए तैयारी आप अपने जारी रखें। और आपने यदि अब तक सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर ले। और मैं सुनील जी खाटी बिहारी अब आपसे विदा ले रहा हूं। पुनः मैं आपके अगले अंक में बहुत जल्द भेंट होऊंगा। जय बिहार, जय भारत।